नमस्कार सभी को, आपका एचपी अमित एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचपीएलटी टेट के सिलेबस के बारे में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो लैंग्वेज टीचर है उसके सिलेबस के बारे में हम आज बात करेंगे। जल्दी ये परीक्षा भी होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल में एलटी टेट जो है वो 2 बार होता है साल में, एक जून में होता है, एक नवंबर में होता है। तो इसकी डेट भी हमारे पास आ गई है, कब कब होना है। तो हमने क्या करना है, अब एलटी टेट की जो हमारे पास तैयारी है वो हम इस तरीके से करेंगे कि इस बार जो है हमारा एलटी टेट जो है पास हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से जो है हमें ये तैयारी करनी है, और हम जो है एलटी टेट के लिए हमने क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारा जो है आज हम इस सिलेबस के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रही हैं। ठीक है जी, चलिए। इससे जो है आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में जो है कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए, तो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 150 मार्क्स का, और 150 ही क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। हमारे पास एलटी टेट में चाहे कोई भी टेट हो, ये 150 मार्क्स का ही होता है और 150 क्वेश्चंस ही होते हैं। अब अगर हम एलटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास देखिए, सब्जेक्टिव बहुत आते हैं। सब्जेक्टिव 120 मार्क्स हैं। हिंदी कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, देखिए वैसे तो ग्रेजुएशन लेवल तक की बात की गई है यहाँ पर, है ना। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है कि हिंदी आएगी ग्रेजुएशन लेवल तक की। अब ग्रेजुएशन लेवल तक हमने क्या क्या पढ़ना है ना, उसमें तो बहुत कुछ है पढ़ने को, परंतु हमने क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ-कहाँ से प्रश्न आएँगे, आज हम यही जानने वाले हैं, है ना? देखिए, जो एचपी बोस है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोई एक निश्चित विषय या निश्चित पाठ्यक्रम हमें नहीं बताया है कि हम यहाँ-यहाँ से ही प्रश्न आएँगे, यहाँ-यहाँ से आएँगे, ठीक है? उन्होंने सिंपल बताया है कि आएगा हमारे पास हिंदी ग्रेजुएशन लेवल तक की। तो अब क्या-क्या पढ़ेंगे हम उसमें, आज हम यही जानने वाले हैं। ठीक है जी, तो हिंदी यानी कि सब्जेक्टिव हमारे पास कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस, ये आते हैं हमारे पास 120 मार्क्स के। ठीक है जी, चलिए। देखिए, इसके अलावा जो हमारे पास 30 क्वेश्चंस है, 150 में टोटल थे, 120 तो आ गए हमारी हिंदी की। जो 30 आती है वो आती है हमारे पास जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स और एनवायरमेंटल स्टडीज से संबंधित जो है 30 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अब हम हिंदी से, हम एलटी टेट की बात करें तो हम हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है हमारे पास कहाँ कहाँ से आते हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास जो लेखन है उससे हमारे पास प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्रीवियस जो हुए हैं एलटी टेट, उसमें लगभग जो है 3 या 4, ठीक है। अगर हम 2023 की बात करें तो आई थिंक उसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे, और जो 24 में हमारे पास हुए हैं उसमें जो साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित भी उसमें 2 या 3 जो है प्रश्न आए ही आए हैं। पूछा जाता है इस ये ग्रंथ जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से पूछी जाती है। कभी कभी पद्धतियाँ भी पूछी जाती है, कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ भी हमने पढ़नी है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा इतिहास जो ग्रंथ होते हैं हमारे पास वो सारे हमने इसमें पढ़ना है। और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सॉरी ये काल होना था यहाँ पे, ठीक है जी। काल विभाजन और नामकरण, इससे संबंधित प्रश्न हमें जो है देखने को मिलते ही मिलते हैं। इससे या आप लगभग आप लेके चलो 5 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। देखिए, इसमें जो एलटी टेट है हमारे पास उसमें ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि फिक्स जो है हिंदी साहित्य इतिहास से इतने ही प्रश्न पूछेंगे। कभी इससे प्रश्न आते ही नहीं है, कभी 1 या 2 प्रश्न आते हैं, कभी जो है इससे जो है 5-6 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही होता है हर जो हमारे पास टॉपिक होगा उसमें। कभी-कभी तो जैसे कि अगर हम बात करें, कभी-कभी 28 प्रश्न भी एक ही टॉपिक से, एक ही जैसे कि रीतिकाल है उसी से इतने सारे प्रश्न खासकर ये भक्ति काल में होता है। जैसे कि अगर हम भक्ति काल की बात करेंगे तो 2023 की बात करें तो इसमें 28 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2024 की जून वाला, जो नवंबर वाला था उसमें लगभग 13 या 14 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। चलिए जानते हैं। देखिए, ये तो हमारे पास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा हो गई, ठीक है। लगभग आप 3 प्रश्न लेके ही चलिए, इससे जो है आते ही आते हैं। फिर बात करते हैं हम आदिकाल। आदिकाल में हमने क्या क्या पढ़ना है, तो आदिकाल का नामकरण, ये प्रश्न हमसे ज़्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे आदिकाल को महावीरजपन काल किसने कहा है, या फिर सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। मतलब आदिकाल के जो नामकरण है वो हमने पढ़ना ही है, ठीक है जी। उसकी आदिकाल की विशेषताएं हो गई। बाकी आदिकालीन रचनाकार और रचनाएं ये भी हमने सारी पढ़नी है, जैसे कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य हो गया, रासो साहित्य ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पृथ्वीराज रासो हो गया, विसल देव रासो, इनके रचनाकार पूछे जाते हैं, इनमें कितने छंद हुए हैं, इसमें इनके कितने खंड है, इस तरीके से जो है हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लौकिक साहित्य हो गया, अमीर खुसरो और विद्यापति, इनसे संबंधित जो आदिकाल में जो है इनसे संबंधित हमारे पास प्रश्न पूछे ही जाते हैं।
ठीक है जी, अगर हम बात करें अभी पिछले जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, लगभग अगर आदिकाल की बात करें, अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसमें जो है आई थिंक 10 से लेके 11 प्रश्न जो हमारे पास थे, वो हमारे पास कहाँ से थे? आदिकाल से ही पूछे गए थे। ठीक है जी, तो आदिकाल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आदिकाल तो आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं भक्तिकाल की। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर हम पिछली परीक्षाओं की बात करें, तो आदिकाल में कितने 28 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है जी? और कहीं-कहीं पर जो है यहाँ अगर हम बात करें 13 या 14 यहाँ तक जो है प्रश्न पूछे गए हैं। भक्ति काल हमारे पास बहुत बड़ा है, ठीक है जी? ये हमें पता है कि 4 धाराओं में बँटा हुआ है। तो वो सारी जो है हमने पढ़नी है। इसमें ये भी पूछा जाता है जैसे देखिए आदिकाल की भक्ति काल की पृष्ठभूमि वो तो हमने करनी ही करनी है। इसमें जो प्रमुख संप्रदाय हैं इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। प्रमुख जो संप्रदाय हैं हमारे पास, ठीक है? बाकी संत काव्य धारा हो गई, उसके प्रमुख कवि रचनाएँ, फिर सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। इन सभी के प्रमुख कवि और रचनाएँ जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए इनसे जो है ज़्यादातर अगर प्रश्न देखिए जो हमारे पास संत काव्य धारा है इसे हम ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि है वो कौन है कौन नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कृष्ण काव्य धारा में आता है, कौन राम काव्य धारा में, कौन सूफी में, कौन संत में। ठीक है, ये भी हमें ध्यान देना है। चलिए, तो भक्ति काल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं, तो ये तो आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हम रीतिकाल की। रीतिकाल, जो रीतिकाल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके नामकरण से संबंधित इसकी जो विशेषताएँ हैं, रीतिकाल की युगीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित हमें सारी बातें जाननी हैं। बाकी देखिए रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त ये जो 3 काव्य धाराएँ हैं रीतिकाल की, इनको जो है इनके प्रमुख कवि और उन कवियों की जो रचनाएँ हैं वो हमने जाननी ही जाननी है। आप लोगों को अगर आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स में हमेशा ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि है या रीति सिद्ध या रीतिबद्ध। ये तीनों जो है एक इसमें जैसे पंक्तियाँ जो रीतिकाल के कवि हैं खासकर जैसे बिहारी जी हो गए, घनानंद जी हो गए, उनकी पंक्तियाँ भी हमने अच्छे से करनी है, पंक्तियाँ भी हमसे पूछी गई हैं। वैसे देखिए, जैसे हमारे पास राम काव्य धारा के जैसे तुलसीदास जी हो गए, कृष्ण काव्य धारा के सूरदास जी, फिर संत के कबीर, सूफ़ी के जायसी जी, इनकी पंक्तियाँ भी हमने जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, वो भी हमने करनी है। ठीक है जी? चलिए, अब बात करते हैं हम रीतिकाल से हो गया, तो अगर हम रीतिकाल की बात करें कि इससे जो है कितने प्रश्न हमारे पास आते हैं। तो रीतिकाल की बात करें तो हम लेटेस्ट बात करें तो पिछली जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा एलटीरेट का, उसमें लगभग इस रीतिकाल से संबंधित 8 से लेकर 9 इतने प्रश्न पूछे ही गए थे, ठीक है जी। उससे पहले बात करें जून वाले अगर जो 24 में हुआ था जून में, तो उसमें जो है उसमें भी लगभग 8 प्रश्न पूछे ही गए थे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है कि लगभग 10 प्रश्न आप लेके चलिए रीतिकाल से भी आते ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही पूछे जाते हैं, कभी-कभी इससे ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं हम आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमने क्या-क्या करना है? आधुनिक काल में हमारे पास अलग-अलग युग है। देखिए, भारतेंदु युग हो गया हमारे पास, उससे भी प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है? आधुनिक काल में जैसे भारतेंदु की पंक्ति भी हो गई, बाकी जो मतलब आप सभी देखिए जो अब भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हो गए, बालकृष्ण भट्ट जी हो गए, भारतेंदु जी हो गए, राधाचरण गोस्वामी जी हो गए हमारे पास, प्रताप नारायण मिश्र जी और भी ठाकुर जगमोहन जी, अगर मैं बोलने लग जाऊँ तो जो हमें हमें पता है कि भारतेंदु युग के जो मेन कवि आएँगे, उनको जो है क्या करना है हमने पढ़ना है, ठीक है? भारतेंदु युग में हो गया, फिर द्विवेदी युग। देखिए, द्विवेदी युग से भी कई बार प्रश्न आते हैं, इसकी जो समय सीमा है, इन सभी युगों की समय सीमा तो सारे जो काल है हमारे पास जो 4 काल आते हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, इनकी समय सीमा हमें पता होनी चाहिए। वहीं जो युग है हमारे पास आधुनिक काल के अंतर्गत जो युग आते हैं, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, इन सब की हमने जो समय है वो भी अच्छे से याद करना है, ये भी काफ़ी बार हमसे पूछा ही जाता है। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम देखो द्विवेदी युग की बात करें इससे भी प्रश्न आते ही हमारे पास लगभग अगर हम बात करें पिछली बार इससे जो है 4 या 5 प्रश्न जो है द्विवेदी युग से ही पूछे गए थे, ठीक है? भारतेंदु युग से भी हो गए, छायावाद देखिए छायावाद युग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? जो 4 स्तंभ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी, ठीक है? इनसे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, हर टेट में जो है इनसे प्रश्न आया ही होगा हमारे पास, ठीक है? तो लगभग आप ये समझिए कि जो हमारा पिछला जो टेट हुआ था उसमें 10 से 11 प्रश्न जो है किसके थे हमारे पास छायावाद युग से संबंधित थे, ठीक है? ये जो प्रमुख जो स्तंभ है इनकी जो प्रमुख कविताएं हो गई और जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो सारे हमने पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उन 4 स्तंभों का ही अलग जो हमारे पास उत्तर छायावाद में कवि आते हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए, उन सभी की रचनाएं भी हमने अच्छे से जान लेनी है।
ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं प्रगतिवाद। बिल्कुल, प्रगतिवाद से भी हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं। आई थिंक 2 या 3 प्रश्न जो है इससे प्रश्न प्रगतिवाद से भी पूछे। प्रगतिवाद देखिए जो नागार्जुन हो गए हमारे पास, केदारनाथ अग्रवाल जी हो गए, इन सभी से जो है हमसे प्रश्न आते ही आते हैं, तो ये भी याद रखना है। और प्रयोगवाद, बिल्कुल प्रयोगवाद में हमारे पास अज्ञे जी सबसे इम्पोर्टेंट हो गए। अगर हम पिछली बार की बात करें इसमें भी 4 प्रश्न जो है 4 या 5 प्रश्न जो है प्रयोगवाद से पूछे गए थे। देखिए नकीनवाद, नकीनवाद को तो नाम ही पूछा गया था कि जैसे नकीनवाद को और हम प्रपद्यवाद से भी जानते हैं, ठीक है जी। तो नकीनवाद से भी हमने, नकीनवाद छोटा सा है और इसको भी अच्छे से याद करना, और नई कविता से संबंधित भी हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलिए तो आधुनिक काल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो आधुनिक काल भी अच्छे से करना है इसको, ठीक है। चलिए हाँ, जैसे कि जो हमारे पास ये युग हो गए, तो युगों में जो है इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी याद रखनी है, ठीक है। इनकी विशेषताओं से भी प्रश्न जो है कई बार हमें जो देखने को मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आधुनिक काल गद्य खंड की। तो गद्य खंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य का विकास हो गया हमारे पास, ठीक है। हिंदी गद्य के विकास से संबंधित भी प्रश्न आते ही है हमारे पास, ठीक है। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचनाएं और अन्य गद्य विधाएं हो गई, जैसे कि आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, अन्य ये सारी जो अन्य जो सारी गद्य विधाएं हैं वो हमने करनी है। इनसे तो आपको प्रश्न देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। इनमें से अगर हम बात करें उपन्यास की, उपन्यास से संबंधित अगर हम बात करें, पिछली बार जो है 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। और नाटक, नाटक से तो आपको पता ही है कि नाटक हमारे लिए नाटक से भी हमेशा आते ही आते हैं। 2 से लेकर 3 प्रश्न जो है हमारे पास नाटक से संबंधित पूछे गए थे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं नाटक। कई हम कहानियाँ, देखिए कहानियाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहानियों में जो प्रमुख प्रमुख कवि हो गए, जैसे उपन्यासों में हम देखेंगे जैनेन्द्र जी, यशपाल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और हमारे नाटक, नाटक में हमारे पास हमें पता है भारतेंदु जी हो गए, मोहन राकेश हो गए, अन्य सभी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद जी हो गए, इनके नाटक हमने अच्छे से जान लेने हैं। कहानी हो गई, कहानी में बिल्कुल हमने पात्र वगैरह सारा करना है ना, पात्र भी हमें पता होना चाहिए। और साथ में इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे आप लोगों को कुछ दी, एक रचना दी होगी कि वो किस विधा की है, वो उपन्यास है, नाटक है या फिर कहानी है, ठीक है। इससे भी जो है प्रश्न आते ही आते हैं। इसके अलावा क्रम में कोई कवि दिया होगा क्रम में लगाने को, वो भी हमसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आलोचनाएं हो गई, नामवर सिंह हो गया, निबंध, आलोचना, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। आलोचना में ज़्यादातर हम देखते हैं नामवर सिंह हो गए, देवी शंकर अवस्थी जी हो गए, हमने और भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो होते हैं हमारे पास, वो सारे कवि हमने कर देने हैं, ठीक है जी। अब जीवनी, आत्मकथा, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए जो हमारे पास पत्रिकाएं, पुरस्कार, ये भी हमने पूरे कर लेने हैं, हमसे पूछे ही जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो होगा ही होगा हमारे पास। साहित्य जो हमारे पास नोबल नोबेल पुरस्कार से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। वो भी हमने याद करना है, जो हमारे करंट है उसमें भी याद कर लेना है ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, ये भी याद करना है, प्रॉपर तरीके से आते हैं। प्रमुख कवियों के उपनाम और उपाधियाँ, बिल्कुल उपनाम और जो उपाधियाँ हैं दी हुई, वो भी अच्छे से याद करनी है। हम देखेंगे पिछली बार ही पूछा गया था एक प्रश्न, आई थिंक मन्नू भंडारी का उपनाम पूछा गया था वहाँ पर, ठीक है। वो भी याद करना है अच्छे से। सारे जो कवि हैं उनके जो उपनाम उपाधियाँ सारी हमने याद करनी है, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, बिल्कुल इनसे भी प्रश्न आते ही आते हैं। अगर हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें, तो उसमें जो हमारे पास सारे संप्रदाय हैं वो हमने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास रस संप्रदाय हो गया, अलंकार संप्रदाय हो गया, बाकी सब सारे, जैसे कि हमारे पास ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति, जो भी प्रमुख जो 6-7 संप्रदाय हमारे पास, 6 संप्रदाय है, उनको आपने अच्छे से याद करना है। बाकी काव्य हेतु, काव्य लक्षण, इनसे संबंधित प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इससे भी 4-5 प्रश्न आए ही थे, और भारतीय काव्य शास्त्र से भी 4-5 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात बात करते हैं आगे हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित। हिंदी भाषा और उसका विकास, अगर हम हिंदी भाषा से संबंधित बात करें, अगर जो हमारे पास जैसे हिंदी भाषा से और व्याकरण, इन दोनों को ही मिलाकर जो है, अगर मैं बात करूँ 2023 की बात, ठीक है, 2023 की बात है, तो 2023 में जो है इन दोनों से ही, हिंदी व्याकरण में तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, क्या क्या करना है। लगभग 40 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भाषा से संबंधित और व्याकरण। देखिए अब आप हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित देख लीजिए कि हिंदी, सबसे पहले तो हमने जो भाषा है हमारी, ठीक है, प्रॉपर भाषा की परिभाषा, ठीक है, भाषा की परिभाषा जो अलग अलग विद्वानों ने भाषा की परिभाषाएं दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार हम 2 या 3 एग्जाम में देख रहे हैं कि लगभग हर एक
अगर जैसे इस एग्ज़ाम में जो है एक विद्वान की परिभाषा पूछी हुई है, ठीक है? उसमें नेक्स्ट पेपर्स में दूसरे एग्ज़ाम की दूसरे जो हमारे पास दूसरे विद्वान की परिभाषा पूछी पूछी गई है भाषा की। तो ये भी याद रखना है, भाषा की परिभाषा भी हमने अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है? उसके अलावा जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, भारतीय आर्य भाषाएँ होंगी हमारे पास, जो जैसे कि हमारे पास जो प्राचीन आर्य भाषा हो गई, मध्यकालीन आर्य भाषाएँ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ, ठीक है? ये सारी हमने क्या करनी है, याद कर लेनी है। हिंदी की उपभाषाएँ, बोलियाँ और उनके क्षेत्र, बिल्कुल अच्छे से ये याद करने हैं। बोलियों से संबंधित और उपभाषाओं से संबंधित प्रश्न भी हम देखते ही देखते हैं हमेशा से, ठीक है जी? ये भी आते ही आते हैं। भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इनसे भी प्रश्न आते हैं। हिंदी संचार माध्यम, कंप्यूटर और वैज्ञानिक विकास और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि हो गया हमारे पास, इसके जैसे कि हम इनकी विशेषताएँ हो गई, मानकीकरण हो गया, इससे संबंधित प्रश्न हम जो है देखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें हम हिंदी व्याकरण की, तो देखिए हिंदी व्याकरण में तो आप लोगों को पता ही है, हिंदी व्याकरण में कितने टॉपिक होते हैं वो सारे हमने करने हैं, ठीक है? संज्ञा होगी, कारक हो गए हमारे पास, सर्वनाम, शब्द हो गए, समास हो गए, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं हमारे पास, विलोम शब्द होते हैं, इनसे रस हो गए, अलंकार हो गए, छंद हो गए, ठीक है? संधि, मुहावरे मुहावरे तो आप लोगों को पता है ये तो आते ही आते हैं, मुहावरे, वाक्य, अव्यय, क्रिया विशेषण वगैरह सब जो हमारे पास हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक आता है वो तो हमने जो है सारा ही करना है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास पारिभाषिक शब्दावलियाँ हो गई, ठीक है, उनसे भी प्रश्न हम देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, बस यही था हमारे पास जो एलटी टेट का जो सिलेबस था। इसके अलावा जो बीए में और भी होते हैं कुछ-कुछ प्रश्न ना, वो भी हमसे पूछे जाते हैं। कभी-कभी डीपली प्रश्न आते हैं, कभी-कभी जो है थोड़ा, अगर हम पिछली बार की बात करें तो उसमें थोड़ा-सा हमें पता है बेसिक से प्रश्न पूछे गए थे। खासकर जो प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न थे वही लगभग पूछे गए थे जो हमारे पास अभी दिसंबर वाला हुआ था। ठीक है जी? चलिए बाकी तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे, अपनी तैयारी करोगे तो आपका जो है टेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए, अगर आप लोगों ने एलटी टेट की तैयारी करनी है तो आप हम लोगों से जुड़ सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।